हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं अपनी Hyundai Verna टर्बो का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो वरना आपको दिखा देता हूँ फ्रेम में एक बार। जैसे कि आप देख रहे हैं, खड़ी अपनी वरना। थोड़े बहुत चेंजेस आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे अपनी कार में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने अपनी कार को फुल्ली डीक्रोम करवा दिया है। ठीक है, जितने भी सिल्वर एलिमेंट्स थे हमारी वरना के अंदर, जैसे कि डोर हैंडल्स, लोगो, अपने एंड जो बिडिंग्स वगैरह थी, पहले तो हमने जो नीचे क्रोम वाली बिडिंग थी वो रिमूव करवा दी है। ठीक है, एंड अपना बाकी सब कुछ डीक्रोम कर दिया। साथ के साथ एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो गाइस कि पिछले वीडियो के कंपेयर में हमने वापस से अपने स्टॉक अलॉय डाल रखे हैं। तो उसका रीज़न मैं देना चाहूँगा कि गाइस, हमारी गाड़ी ना ट्रैवलिंग वगैरह करती रहती है। तो अभी रिसेंटली पापा वगैरह इसको लेके गए थे अपना वृंदावन वगैरह साइड पे, तो उनको 17 इंच से अभी थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं हुए हैं वो लोग। थोड़ा लो प्रोफाइल टायर है, इसलिए तो मैं वापस से अपना 16 इंच पे उनको कन्वर्ट करके दे दिया था। तो अभी तो फिलहाल 1-2 दिन में वापस से लगा लूँगा, बट अभी प्लीज़ माइंड मत करना कि 16 इंच लगे हुए हैं इसमें। बाकी एक बार आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। जैसे कि छोटी छोटी मॉडिफिकेशन जो मैंने अपनी गाड़ी में करा दी है, बट उन सब चीज़ों की ना मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि यार इतनी छोटी छोटी वीडियोस बनाने का कोई शौक नहीं लगता मेरे को। तो एक बार इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि हमने बैटमैन साइड कवर्स, ये साइड मिरर कवर्स इंस्टॉल कराए थे, M4 स्टाइल बोलते हैं इनको। ठीक है, डिक्रोमिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कराई दी थी। बाकी रियर में आओगे तो रियर में एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे कि हमारा रियर का स्पॉइलर हमने हटा दिया है। ठीक है, तो अभी कुछ इसमें गाइज मैं प्लान कर रहा हूँ कि फाइबर वगैरह का थोड़ा डकटेल टाइप स्पॉइलर बनाऊँ, जैसे M340i वगैरह में आपने देखा होगा ना, वैसे कुछ करके सोच रहा हूँ। मेरे मन में एक है कॉन्सेप्ट। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस से अपना वो स्पॉइलर लगा देंगे लांट्रा वाला, बड़े वाला। ठीक है, बाकी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि हमने जो टेल लाइट्स हैं इनको स्मोक कर रखा है, जेड नहीं कर रखी, स्मोक कर रखा है 50% पे। कितनी औसम लग रही है गाड़ी। साथ के साथ हमने नीचे से अपनी वो जो फेक टिप्स थी उनको रिमूव करवा के ये डिफ्यूज़र के अंदर से पेंट करवा दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये कुछ लुक हो गई है। मतलब कितनी कातिल लग रही है ना, फुल ब्लैकड आउट वरना भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है देखने में। बस थोड़ी सी गंदी है, रुकिए प्लीज़ माइंड मत करना। जैसे कि अगर आपने नोटिस करा हो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला भी हमने सिल्वर की जगह ब्लैक कर दिया है। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा मेरे को एक्सप्लेन करना था आपको। बाकी अब बात करते हैं गाइस कि तुषार भाई अब वीडियोस क्यों नहीं ला रहे थे इसकी वरना की। तो गाइस, जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा, यूट्यूब पे मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करा था, बट इंस्टाग्राम की जो फैमिली है हमारी, उनको पता था कि हमारा पिछले साल अप्रैल में एक्सीडेंट हो गया था। मतलब 31 मार्च को हुआ था, बट अप्रैल ही मान लो, गाड़ी का हमारी मेजर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हमारा, मैं बताता हूँ, लेफ़्ट साइड से, इधर की साइड से इम्पैक्ट आया था। तो बेसिकली फेंडर, बम्पर, गेट पे हल्के से डेंट थे और ये सब डैमेज हो गया था। ठीक है, एलॉय व्हील वगैरह भी टूट गया था हमारा। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में ऐसे देख रहे हो, थोड़ा बहुत आज भी अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे नोटिस हो पाता है, बट इतने कोई दिक्कत है नहीं, छोट-पोट। ठीक है, तो उस चक्कर में हमारी गाड़ी अराउंड 2 महीने तो कंपनी में खड़ी रही थी। मतलब 1 महीना तो उन्होंने क्लेम पास करने में ले लिया था, जो इंश्योरेंस वाले सर्वेयर होते हैं, और फिर अराउंड 10 से 12 दिन पार्ट्स ऑर्डर हुए थे, फिर इसके आए लगे काम। तो मतलब अगर कंपनी के हाथ में और पार्ट्स रेडी हो ना, अगर इंश्योरेंस अप्रूवल मिल जाए, तो काम इसका 7 दिन का भी नहीं था, 1 हफ्ते में उन्होंने पूरी गाड़ी बना के दे दी मेरे को। मेन तो चक्कर क्या था ना गाइस कि 2 महीने पहले तो उसमें लगे। ठीक है, तो उस चक्कर में वीडियोस नहीं आ पाई। थोड़ा बहुत मीन टाइम में मैं होंडा सिटी से कंटेंट निकाला, थोड़ी बहुत ड्रैग रेस है उसकी दिखाई आपको, जो आपने पिछले नोटिस करी हो। अब बात यह है कि तुषार भाई, आप रेगुलरली वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर पाते, ड्रैग्स वगैरह क्यों नहीं ला पाते स्पेशली। तो गाइज, उस चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रैग रेसिंग वगैरह जो है ना, देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं ही नहीं, बाकी सब जितने भी यूट्यूब चैनल थे हमारे दोस्तों के, जैसे अतीशे भाई, आरव भाई, प्रथम भाई, यज्ञ भाई, सबके चैनल्स ऑलमोस्ट कोई कंटेंट नहीं डाल रहा। क्योंकि गाइस, सिंपल रीज़न उसका यही है, जो हम द्वारका में जहाँ पे रेस करा करते थे, ठीक है, वो बेसिकली UER2 था और द्वारका एक्सप्रेस वे था। ठीक है, तो जिस दिन से वो लोग, मतलब 2024 से ना वो ओपन हो गया था। ठीक है, तो ओपन होने के बाद क्या है कि अब वहाँ पे सेफ़ नहीं है ड्रैग रेस वगैरह करना, क्योंकि पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा चलता है उधर रोड पे। तो आप पॉसिबली सेफ़ उसमें नहीं कर सकते। या तो अब सीधा एक ही चक्कर है, या तो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे से पहले तक का आप कर लो। ठीक है, मतलब रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे पहले, बेसिकली लेट नाइट। ठीक है, अब यार किसी भी बंदे को हम ड्रैग रेस करने बुलाओगे, चलो हम लोग फिर भी एक बार को कोशिश कर सकते हैं आने की, हम ये भी नहीं कि हम भी वेले बैठे हैं कि आ जाएंगे, बट यार प्रैक्टिकली बात सोचो ना, कौन बंदा अपनी रात को गाड़ी लेके आएगा ड्रैग रेस करने। ऊपर से POV भी अच्छा नहीं बनेगा, रात को धुंधलापन एकदम से ब्लर हो जाएगा। इतना कोई लाइट गाड़ियों में इतनी तो कोई वो लग नहीं रखी है अंदर, उजाला कर दे जो पूरा घर की तरह, है ना, तो अच्छी तरह से POV नहीं बन पाता।
तो सुबह के टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, तो इसलिए सब किसी ने ना ड्रैग रेस वगैरह करनी बंद ही कर दी है। बहुत हार्डली कोई अगर डालेगा तो डालेगा ड्रैग रेस का कंटेंट, ठीक है। बाकी तो मेन हमने भी, हमारा ही वही रीज़न था सेम टू सेम, कोई ऐसा बिजी नहीं थे यार, मेनली जगह ही नहीं है हमारे पास ड्रैग रेस करने के लिए। अब हमारे नियर में वो जगह होती थी, अब दूर दूर ऐसे कौन ढूंढने जाए यार। और ऊपर से अब ट्रेंड तो खत्म हो गया, मतलब व्यूअर्स का ट्रेंड है देखने के लिए आज भी ड्रैग रेस वगैरह, ठीक है। क्योंकि अब देखो कितने सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया है कि वरना के भी ट्यून अवेलेबल हो गए हैं, वर्टस के भी हो गए हैं, काफ़ी सारा कंटेंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन भाई अब ना बंदों के मन में ही वो नहीं है कि आए कोई ड्रैग रेस वगैरह करे, क्योंकि यार एट दी एंड सबको पता है गाड़ी के अंदर वियर एंड टियर बहुत होता है। तो हर किसी ने शुरू शुरू में हवाबाजी में दिखा दिया। अब यार हर किसी को अपनी गाड़ी की केयर होती है, हर कोई सोचता है कि नहीं यार इतना कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मेन एक ये मिथ तो आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ गाइस, प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि देखो इतने टाइम से ना आप लोगों को मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बना के दिखाई थी, तो वरना का भी थोड़ा बहुत अपडेट देना था और साथ किया, तो ये सब भी आपको बताना ज़रूरी था कि कैसे क्या है क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में आए थे, वरना के अंदर जो अपना ओनरशिप रिव्यू है। तो सबसे पहले तो जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा कि अराउंड 2 महीने इस गाड़ी के क्लेम पास वगैरह होने में लग गए थे, जो कॉस्मेटिक डैमेज था उसके चक्कर में। फिर जब मेरी गाड़ी आई तो थोड़ा सा मेरे को भी वहम आ गया और घर वालों को भी वहम आ गया कि अपना यार इतनी नई गाड़ी का 6-7 महीने के अंदर ही एक्सीडेंट हो गया। 6-7 महीने ही मान लो, अक्टूबर में हमने गाड़ी ली थी और ऑलमोस्ट मान लो मार्च के अंदर इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो उनको भी वहम आ गया कि यार काली गाड़ी वगैरह, उन्होंने मेरे को वैसे प्रेफरेंस भी यही बोली थी कि काली गाड़ी वगैरह मत लो, थोड़ा सा तुम्हारे मतलब मेरे ऊपर सूट नहीं करती काली गाड़ी, थोड़ा घर वालों ने मेरे को बोला था। बट मैं नहीं माना, क्योंकि यार देखो चक्कर क्या था ना, आप ध्यान से देखो यार, अभी ये वरना का फ्रंट का जो लुक है वैसे ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, किसी को भाता है किसी को नहीं भाता। मेरे को पर्सनली ये देखो झूठ नहीं बोलूँगा, वाइट कलर में बहुत बेकार लगती थी, इसीलिए मैंने जेन्युइनली इसको ब्लैक लिया, क्योंकि ब्लैक में ना ऑलमोस्ट लुक छुप जाती है। और साथ किया जो ये नीचे का स्प्लिटर वगैरह देख रहे हो, इसके बाद थोड़ी सी और लुक अच्छी हो जाती है। एक चीज़ अगर आपने नोटिस ना करी हो तो देखो, इंस्टाग्राम फैमिली मेरी समझ गई होगी, मैंने अपनी जो फ्रंट की जो ये ट्यूबलाइट है सिस्का एलईडी, ठीक है, मैं तो सिस्का एलईडी बोलता हूँ भाई, रोशनी इतनी तेज है इसकी, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। इसके ऊपर ना हमने रेड वाली स्मोक टेप करवा दी थी, ठीक है, उससे कितनी अच्छी लुक आ रही थी इसकी, मैंने स्टोरी वगैरह भी डाली थी लोगों के लिए, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। बट अब वही है ना यार, मोहल्ले में एक दिन मैंने अपनी बाहर खड़ी कर दी, अब टेप है कोई आरजीबी वो तो है नहीं अंदर लाइट से, टेप किसी ने हल्की सी बच्चे ने, मैंने कैमरा चेक करा था, आते वाते यहाँ से छील दी थी अपनी हल्की सी, तो वो भद्दी लग रही थी इसलिए मैंने पूरी उतार दी। तो ये होता रहता है यार, क्या करें हम, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ मैं बस आपको दिखाने पाया, वरना उस चीज़ का भी आपको रिव्यू आप लोगों से कमेंट्स में यूट्यूब फैमिली से रिव्यू लेता कि वो लाल वाली कैसी लग रही थी। कोई नहीं, अगली बार दिखा देंगे, दोबारा कल परसों में करा के आ जाऊँगा। अभी मेन कि आपको बताना चाह रहा था, हाँ, कि अपनी गाड़ी जब क्लेम से आई तो हमारा बेचने वगैरह का मूड बन गया था इसका, ठीक है। हमने रेट वगैरह पता करा तो रेट भी इसका अच्छे खासे नहीं मिल रहे थे। रीज़न उसका बताता हूँ क्यों, क्योंकि गाइस हमारी गाड़ी ना, देखो डीलर लोग तो पागल है नहीं, उनको आप पागल बना नहीं सकते। एक्सीडेंटल गाड़ी हमारी हो चुकी थी, तो एक्सीडेंटल के चक्कर में इसके वही 12 लाख 12.5 लाख ऐसे कुछ रेट हमें मिल रहा था, ठीक है। तो यार 18 लाख की गाड़ी अभी लेके आए हम, और 1 साल भी नहीं हुआ, चलो आए नो 20% का डेप्रिसिएशन होता है, 20% के आपसे भी 14 लाख की वैल्यू बनती है, और 1-1.5 लाख रुपए और वो मेरे एक्सीडेंट के चक्कर में लेस कर रहे थे। तो वो रीसेल वैल्यू खत्म नहीं, समझ नहीं आई यार। अपनी मेहनत से मैंने मतलब देखो हार्ड एंड मनी से गाड़ी ली, फिर 12.5 लाख में बेच दूँ उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फिर अपने जैसे कि आपको पता होगा, अरे छोटा बाबू ये भी आ गया वीडियो देखने हमारी, यूट्यूब फैन बॉयज, बाकी सब भी आ गए। हेलो सो थोड़ा बहुत फन करने में मज़ा आता है यार। तो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त वगैरह में हमने देखा था कि यार हमारे ट्यून वगैरह भी अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो ट्यून वगैरह भी अपने को अपनी वरना करानी थी, इंडियाज़ फर्स्ट। मैं गया भी था ट्यून करवाने। इशू क्या हुआ, जब हमारी गाड़ी ट्यून होने लग रही थी तो मतलब एक चीज़ हमने नोटिस करी कि मतलब ट्यूनर लोगों ने नोटिस करी, हाँ क्या हुआ तो ट्यूनर वगैरह जो थे उन्होंने नोटिस करी कि आपकी गाड़ी ना मिसफायर मार रही है। मैंने कहा यार मिसफायर ऐसे तो मेरे को फील नहीं होता, गाड़ी तो एकदम ओके चल रही है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैंने सुशांत भाई जो है हमारे, जिनकी स्टेज 1 वरना टर्बो ट्यून हुई थी OEM प्लस पे, उनकी गाड़ी के साथ भी रेस वगैरह करी थी, उसमें भी आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। एक्सीडेंट के बाद ही करी थी मैंने वो रेस तो बट उन्होंने कहा कि मिसफायर वगैरह आ रहा है। हमने डायनो रन वगैरह भी इस गाड़ी का करा था उस टाइम पे, तो मिसिंग दिखा रही थी गाड़ी। तो उस चीज़ को उन्होंने बोला एक बार सर आप कंपनी में चेक कराओ, क्योंकि एक्सीडेंट में तो आपका ऐसा मैंने पता करा था कि इंजन में डैमेज तो हुआ नहीं हमारा, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है।
तो कंपनी वालों को मैं अपने वहीं फ्रंटियर हुंडई द्वारका में छोड़ के आ गया था, क्योंकि वहाँ के टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, उनको नॉलेज बहुत है अच्छी खासी, क्योंकि उन्होंने पहले भी वो जो कूलेंट वगैरह का जो इशू हुआ था उसमें भी बहुत हेल्प करी थी मेरी, तो मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ अच्छा खासा। मेरे घर के नियर भी बहुत पड़ता है वो, तो उन्हीं को मैं अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ के आया। उन्होंने 7 से 8 दिन का टाइम लिया, डायग्नोज करी गाड़ी अच्छी तरह से। उन्होंने मेरे को बुलाया फिर एक दिन, उन्होंने मेरे को बताया कि तुषार भाई आपकी जो गाड़ी है इसके इंजन में हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि जितना भी हार्डवेयर है ना, टर्बो, इंटरकूलर, स्पार्क प्लग्स, इग्निशन कॉइल्स वगैरह सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया हार्डवेयर वाइज की मिसिंग के चक्कर में। तो कहीं से भी कोई आपका हार्डवेयर ऐसे ऊपर से ख़राब नहीं है, इंजन में ही दिक्कत लग रही है। और उन पे से 1-2 स्पेशल डिवाइस होता है ना, हर कंपनी का एक डायग्नोस्टिक टूल होता है उनके खुद का। तो हुंडई का जो GDS टूल होता है उससे उन्होंने चेक करा, तो उसमें उनको मिसफायर वगैरह दिखा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार हमें इंजन ओपन करके देखना पड़ेगा। इंजन ओपन का मतलब ऐसे नहीं कि बोनट खोल के देख लिया, मतलब इंजन डिसमेंटल वगैरह करके देखना पड़ेगा। तो यार मेरे भी मन में वहम आया कि इंजन वगैरह खुलेगा यार, गाड़ी उस तरह परफॉर्म करे ना करे दोबारा, क्योंकि एक बेसिक लेमन टर्म में हर किसी को पता ही होता है। आप पूछोगे भी किसी मैकेनिक से कि भाई अगर इंजन खुल जाता है तो वो उस तरह नहीं चलता, लेकिन कंपनी उन्होंने कहा कि सर हम चेक करेंगे, अगर आप पहले तो हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है कि मेन तो दिक्कत क्या है आपकी गाड़ी में, मिसफायरिंग क्यों कर रही है, पहले तो हमें वो ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होगे तभी हम इंजन को रिपेयर करेंगे, वरना आप अपनी कंपनी में बात कर सकते हो कि आपको न्यू इंजन रिप्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, वो फिर आपके और हुंडई के बीच में है। उनका तो काम देखो डायग्नोज करना है और सोल्यूशन बताना है, ठीक है। आपको क्या है वो आपके ऊपर है, और हुंडई आपको क्या उसमें देती है, क्योंकि अंडर वारंटी काम होना था, पैसे देके तो कुछ करा लो फिर, ठीक है। तो उन्होंने चेक करा इंजन वगैरह खोल के, तो उनको पता चला कि सॉरी गाइस, मेहनत करना, थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रही है। तो उनको ये पता चला कि हमारी गाड़ी का जो पिस्टन वगैरह के अंदर कनेक्टिंग रॉड वगैरह होती है वो बेंड हो रखी है, साथ में हेड के अंदर लीकेज थी, इसके वेल्व वगैरह जो होते हैं ना, इनटेक वेल्व, एग्जॉस्ट वेल्व वगैरह, उनके अंदर लीकेज थी, और हेड गैस्केट भी डैमेज था इस गाड़ी का। अब ये चीज़ का जब रीज़न पूछा गया, तो मतलब मैंने जब इसका रीज़न पूछा तो उनने कहा सर देखो कई कंपनी वाले क्या होते हैं ना, उल्टी सीधी बात घुमाते हैं। अब जैसे मेरी गाड़ी में कैटबैक एग्जॉस्ट लगा होता था, कोनिकल एयर फिल्टर लगा होता था, तो अगर वो लोग, उनके मन में कुछ वैसा होता कि हुंडई वालों के कि भाई इसने तो मॉडिफाइड टाइप की कर रखी है गाड़ी, इसको तो बोलो तुम्हारी मॉडिफिकेशन के चक्कर में सब है। बट नहीं गाइज, उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा, उन्होंने जेन्युइन रीज़न बताया कि सर देखो मैन्युफैक्चरिंग में कभी कभार ऐसा हो सकता है। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न तो हमें नहीं पता कि क्यों हुआ आपके साथ ये आपकी गाड़ी में, बट आपके ये एग्जॉस्ट और एयर फिल्टर के चक्कर में नहीं है, ये उन्होंने मेरे को कंफर्म कर दिया था। वरना करने को तो यार अंडर वारंटी काम कर रहे हैं हुंडई वाले, तो झूठ बोल सकते थे ना मेरे को कि भाई आपके एग्जॉस्ट के चक्कर में है ना, वो लोग मेरा क्लेम डिक्लाइन कर सकते थे वारंटी वाला, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो इस चीज़ का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ फ्रंटियर हुंडई द्वारका का, कि उन्होंने एकदम अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करी और रियल इंस्पेक्शन करी गाड़ी की। फिर जब उन्होंने ये सब देखा और मेरे को बताया, तो मैंने देखो सिंपली ये कहा कि सर देखो अब इंजन में देखो आपने खोला, मैंने उस चीज़ का अप्रूवल दिया, बट मैं रिपेयर नहीं करवाना चाहता उस चीज़ को, मेरे को प्लीज़ आप इंजन रिप्लेसमेंट की बात करिए हुंडई से। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है कि ऐसे मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैंने ओपनली ये सब चीज़ें उसी टाइम नहीं बताई गाइज, थोड़ा सा वही मैं आपको अब पूरी स्टोरी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ अभी, कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मेरे को ये बोला था कि यूट्यूब पे प्लीज़ आप वीडियो मत डालना। मैं भाई डाल रहा हूँ, जो सच होता है मैं दिखाता हूँ, वो आप लोगों का और मेरा रिलेशन है एक शुरू से मेंटेन रहा है कि जो सच है वो दिखाना है, हार जीत का अपने को कोई मैटर ही नहीं कि डिफेम। यार मेरे बाप की हुंडई थोड़ना है यार, कोई मेरे लॉस थोड़ना हो रहा है कि अगर हुंडई की गाड़ी को डिफेम कर दिया। भाई जो मेरा एज एन ओनर रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हुआ, हुंडई वगैरह में मेल डली, थोड़ा बहुत कन्विंसिंग करनी पड़ी कि सर देखो मेरी नई गाड़ी है, ऐसे ऐसे कल को मेरे को फ्यूचर में थोड़ा बहुत और इसको ऊपर लेके जाना है, काफ़ी इसमें मतलब अच्छी गाड़ी मेरे को रखनी है। तो कर कुरा के मतलब हेल्प से थोड़ा सा मेरे को इंजन का क्लेम मिल गया अंडर वारंटी, ठीक है। तो फिर इंजन का क्लेम जब मिला तो इंजन की मेन दिक्कत ये थी कि यार इंजन इतनी जल्दी गाड़ी का नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है प्लांट वगैरह से, ठीक है, मैन्युफैक्चर होके आने में। तो वही करते करते 1.5 महीना फिर से लग गया। तो हुंडई की देखो एक चीज़ तो झूठ नहीं बोलूँगा मैं, अगर हुंडई का पार्ट वैसे किसी प्लांट में अवेलेबल होता है तो जल्दी आ जाता है 10 से 12 दिन के अंदर, बट अगर मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ही पार्ट नहीं है, बैक ऑर्डर पर चला जाता है भाई, तो उसमें बहुत टाइम लगता है यार। तो हमने इंजन का वही बैक ऑर्डर लग गया था, तो अराउंड 1 से 1.5 महीने के बाद हमें इंजन मिला, बट एकदम लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का मिला। मतलब समझ लो हमारी गाड़ी तो 2023 की है, बट हमें इंजन 2024 का मिला इसमें, ठीक है। तो टेक्निकली गाड़ी हमारी 2024 की बन गई। उस हिसाब से इंजन असेंबली जो हमारा पूरा आया, उसमें हमारा हार्डवेयर एक्सटर्नल कुछ नहीं आता, जैसे रेडिएटर, टर्बो, वो सब हमारा पुराना ही रहता है, बट बेसिक आपका जो मेन इंजन असेंबली होता है वो आपको चेंज होके मिलता है, ठीक है। तो वो हमारा नया आया। और एक बात जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा नॉलेज के लिए गाइस, जैसे कि आप लोग नई गाड़ी खरीदते हो अपनी जब,
तो आपको जो कंपनी वाले बोलते हैं ना कि सर अपनी गाड़ी को 1000-1100 किलोमीटर थोड़ा प्यार से चलाना, इंजन का ब्रेकिंग पीरियड होता है, तो ऐसे ही देखो वो सब तो ना टेस्ट होके आता है ऑलरेडी इंजन आपका कंपनी से। बट जब आप स्पेयर में इंजन मंगवाते हो, ठीक है, स्पेयर पार्ट में ऐसे इंजन मंगवाते हो, तो वो पूरा ड्राई इंजन होता है, उसके अंदर कोई इंजन ऑयल वगैरह डल के नहीं आता, वो आपका आके फिट होने के बाद ही चेक हो पाता है। तो पहले तो वो गाड़ी में फिट करा अपना इंजन फिर उसके बाद चेक हुआ, फिर उन्होंने इंजन ऑयल वगैरह अपना इसमें जो डाला, जो हुंडे बेचती है अपना सर्वो का, ठीक है, वो उन्होंने डाला और बोला कि सर आप थोड़ा सा इसको, जैसे 1000 किलोमीटर ब्रेकिंग पीरियड होता है, बट आपका इंजन क्योंकि ये वैसे वाला है तो अराउंड 2000 से 3000 किलोमीटर इसको ब्रेकिंग पीरियड होने देना, आराम से नॉर्मली चलाना है, इसको ज़्यादा एग्रेसिवली पुश नहीं करना। देखो हुंडई वालों को, खासकर मेरे बारे में तो पता ही है, सर्विस सेंटर वालों को कि मेरी ड्राइविंग कैसे, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ रिकमेंड करती कि सर प्लीज़ अभी एग्रेसिव ड्राइव मत करना, इसको टेस्टिंग बाद में कर लेना, अभी बस एक बार इसको रमने दो थोड़ा सा। तो अराउंड वही, मतलब मान के चलो मेरी गाड़ी 6000 किलोमीटर चली थी जब मेरा ये सब इंजन वगैरह का वर्क हुआ, और 10,000 किलोमीटर तक मैंने अपनी गाड़ी नॉर्मली चलाई। अराउंड ये सब काम होके मेरी गाड़ी मेरे को अक्टूबर के एंड में मिल गई थी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इन्हीं सब काम में मैं फंसा रहा, मेरी वरना नहीं रही। तो इस चक्कर में मैंने ये बाकी सब कंटेंट अपना बनाया, होंडा सिटी वगैरह पे, उसके कॉइल ओवर वगैरह खरीद लिए, वरना यार मेरे पे सारा बजट रेडी था इस गाड़ी को स्टेज 2 वगैरह करने के लिए। आपको पता है इस गाड़ी के लिए भी कॉइल ओवर वगैरह आ चुके हैं, बट क्योंकि मेरे पे जो पैसा था, बजट था जो सेव कर रखा, वो मैंने सब कुछ होंडा में डाल दिया अपनी, तो इसके लिए अब कुछ बचा नहीं। तो मेन एक तो ये रीज़न है। अब जब गाड़ी पूरी बन के आ गई है, अब मैं चाहता हूँ कुछ करना, तो अब यार वो सब कंटेंट ही ख़त्म हो गया ड्रैग का वगैरह का, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। मेरी गाड़ी एकदम फाइन चल रही है। यूट्यूब पे जो कई दूसरे यूट्यूबर है, छोड़ो उनको, जो उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इसकी गाड़ी में फूक गई, भाई कुछ नहीं फूका, आपके आगे खड़ी है गाड़ी और मैं चला रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल भी घंटा नहीं बेचूँ अपनी गाड़ी को भाई, 15 के 15 साल। बस जिनकी नज़र थोड़ी होती है ना यार, आप टॉप पे जा रहे होते हो, ठीक है, टॉप एज इन मतलब देखो एक लेगेसी बनती जा रही थी, वरना कि हर ड्रैग में सबको डिफीट कर रही थी ये वो, तो नज़र का चक्कर है भाई, नज़र लगती है गाड़ी पे, ठीक है। तो वही बुरी नज़र लोगों की लगी और ये सब कुछ हुआ। बट अब मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि भाई कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है अपनी वरना का, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे हो कि तुषार भाई कहाँ है, ओनरशिप की वीडियो थी, कहाँ है आप, पूरी की पूरी राम कथाएं सुना रहे हो। बट भाई देखो, सुनाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पूरा सच जानना का हक बनता है, ठीक है। तो ये सब मेरे को बताना ज़रूरी था। एकदम गाड़ी मेरी अच्छी खासी चल रही है अब, और इवन मैंने 10,000 किलोमीटर जब हुए थे तो 10,000 के बाद इसका दोबारा से इंजन ऑयल चेंज करा लिया था, बट कंपनी से नहीं, बाहर से, ठीक है। तो अभी मेरी गाड़ी में 0W जो हुंडे रिकमेंड करता है, अपनी ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ है 0W20 रिकमेंड करता है फॉर वर्ना टर्बो, जो 1.9 लीटर का TDI इंजन है, ग्रेड का इंजन ऑयल डालना होता है आपको। तो मैंने इसके अंदर रोई बोल लो, ROWE का 0W20 इंजन ऑयल डाला है यार, उससे भी बहुत फ़र्क मिल गया मेरे को गाड़ी में। मतलब जो हुंडे का इंजन ऑयल है और जो मैंने अब डाला आफ्टर मार्केट, उसमें भी भाई बहुत अच्छा खासा मेरे को गेन मिला। गेन एज इन मतलब बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी भाई, रिफाइंड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों की गाड़ी में भी 0W20 का ग्रेड डलता है इंजन ऑयल का, तो रोई का एक बार प्लीज़ ट्राई करना मेरे कहने से, ठीक है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा है अभी तक। मेरी गाड़ी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर से। अराउंड देख लो, ठीक है, 12,700 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। तो 10,000 पे हमने इंजन ऑयल चेंज कराया था और 2700 और चला दी हमने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वो रहा है अभी तक हमारा एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो आप लोग मेरे से पूछा करते थे कि तुषार भाई आपके पास एक ऑलरेडी होंडा सिटी ट्यून्ड थी, इसमें अच्छा खासा आपने मॉडिफिकेशन का काम कर रखा था, तो उसके बाद आपने वर्ना टर्बो क्यों ली? मतलब पहले तो वर्ना टर्बो क्यों ली, और दूसरा वर्टस क्यों नहीं ली, या स्लाविया क्यों नहीं ली, या और कोई गाड़ी क्यों नहीं ली? तो देखो, मैंने अतिशय भाई के साथ एक ओनरशिप रिव्यू शूट करा था जब मैं अपनी नई नई गाड़ी लेके आया था, तो उसके अंदर भी मैंने की पॉइंट्स थोड़े बताए थे। सबसे पहला पॉइंट गाइज, मैं स्कोडा ऑक्टाविया VRS 245 लेने जा रहा था। मेरे पे अराउंड 25 लाख का बजट सेव्ड अप था खुद के अर्न मनी से, ठीक है। मैं VRS 245 लेना चाहता था और उसको बिल्ड करना चाहता था। बहुत अच्छी गाड़ी है भाई स्कोडा ऑक्टाविया VRS, मेरे तो दिल की पसंद थी, और इतनी अच्छी डील मिल गई थी मेरे को, मतलब अराउंड 32 लाख में मेरे को सिर्फ अंडर 20,000 ड्रिवन गाड़ी मिल रही थी, ठीक है। मेन बात क्या हुई, घर वालों को जब मैंने उस चीज़ के बारे में बताया कि यार मेरे को अपनी पहली गाड़ी लेनी है, यूट्यूब के लिए ही लेनी है बेसिकली,
ऐसे ऐसे करके एक गाड़ी है, डील मिल रही है। तो उन्होंने सीधी बात एक बोली, गाड़ी बहुत अच्छी थी, उनको मैंने देखा, उनको पसंद भी आई, लेकिन उन्होंने एक बात बोली मेरे को, आप भी समझना गाइस गौर से, कि बेटा तू, अब पापा ने मेरे ये सिंपल लाइन बोली थी कि बेटा तू अपने पैसों से पहली गाड़ी ले रहा है तो सेकंड हैंड क्यों ले रहा है, फर्स्ट हैंड लेके आ। उन्होंने जैसे ये बात बोली मेरे मन में हुआ, मैंने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हो। हालांकि मेरे को ऐसे सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल्दो हमारे घर में आज तक सारी फर्स्ट हैंड गाड़ियाँ आई हैं, बट स्टिल एक उन्होंने जो बोला मैंने कहा चलो ठीक है फिर फर्स्ट हैंड। अब फर्स्ट हैंड के अंदर भाई देखो, इस सी सेगमेंट के अलावा सीधा फिर आपको अपना BMW की 2 सीरीज़, मर्सिडीज़ की A क्लास एंड ऑडी की A3 A4 पे जाना पड़ता है। मतलब 20-25 लाख के अंडर की या तो ये वाली गाड़ियाँ ले लो सी सेगमेंट, वरना सीधा भाई 50 लाख की गाड़ियाँ, बीच में कोई गाड़ी नहीं है। मतलब न्यू जो Mark 4 ऑक्टाविया आती थी वो भी बंद हो गई, डिसकंटिन्यू। सुपर्ब आ गई थी वो भी डिसकंटिन्यू, ठीक है। और कोई VW की ऐसे महंगी गाड़ी आती नहीं, जेटा पसाट वगैरह भी बहुत पहले बंद हो चुकी थी, ऐसे कोई सेगमेंट ही अवेलेबल नहीं था। सिविक होती थी होंडा की, वो भी बंद हो गई, और सिविक होती भी तब भी नहीं लेता, क्योंकि यार इंजन ही समझदार नहीं है। अभी ऑलरेडी NA इंजन में चला रहा हूँ, ठीक है। सिविक के अंदर मैनुअल नहीं, CVT आता है, ऊपर से वो NA, तो फ़ायदा ही नहीं। ऑल्दो कॉस्मेटिकली काफ़ी अच्छी बन सकती है सिविक भाई, बहुत अच्छी बनती है। मेरे को इवन VR अपनी स्कोडा ऑक्टाविया से भी अच्छी लगती है भाई, अगर सिविक में आप वो टाइप R वगैरह का किट लगा दो। बट पावर ही नहीं है ना एंड में। थोड़ा सा मेरे को यार BHP का मज़ा तो लेना ही था कि यार कम से कम 150-200 घोड़े की कोई तो गाड़ी हो। तो फिर मैंने, और एक तो मैं मैनुअल का शौकीन था, तो मैंने क्या करा भाई, मैं वर्टस फैन बॉय बन रखा था बहुत ज़्यादा। मैंने प्रथम भाई वगैरह की सबकी वर्टस वगैरह देखी थी, और मैंने मन में अंदर से था कि भाई जैसे ही वरना भी आई थी अराउंड मार्च में 2023 में, ठीक है, तो उसी टाइम मतलब अप्रैल के अंदर ही VW वालों ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि वर्टस GT डीप ब्लैक पर्ल एडिशन, साथ में मैनुअल, मतलब वर्टस GT मैनुअल अवेलेबल हो गई। मैंने कहा यार इससे बढ़िया बात क्या है, एक तो काली रंग की वर्टस, ऊपर से मैनुअल। मेन इशू क्या हुआ भाई, जब वो करते करते उन्होंने बहुत डिले करा, मतलब ठीक है, वो मैनुअल की डिलीवरियां आते 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 हो गया सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर तक वो गाड़ियाँ आई शोरूम पे। फिर जब मैंने उसकी जाके बड़ी मुश्किल से टेस्ट ड्राइव मिली उस गाड़ी की, पहले तो मिली भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मिली। देखो DSG सबके पास थी, अपना दक्ष भाई, प्रथम भाई, सबके पास DSG थी, तो मैंने उनकी चला के देखी हुई थी। मेन ये हुआ कि भाई एक बार मैनुअल चला के देखनी है, ठीक है। तो मैंने वर्टस GT मैनुअल की टेस्ट ड्राइव ली, और गाइज मैं सच बता रहा हूँ, देखो मैं ना एक होंडा सिटी की रिप्लेसमेंट चाहता था। रिप्लेसमेंट ऐसे इनकी, जैसे आपने देखा है ना कि होंडा सिटी का क्लच चेन गियर कितना स्मूथ है, एकदम अपना एक झटके से भी मार दो तब भी वो शिफ्ट हो जाता है, एकदम स्नैपी गियर बॉक्स है उसका, ठीक है। तो ऐसी कोई रिप्लेसमेंट चाहिए थी, क्योंकि मैं मैनुअल का बहुत बड़ा लवर था। तो जब मैंने वर्टस चला यार वो मज़ा ही नहीं आया। वो गाड़ी बहुत अच्छी है डायनेमिक्स वाइज, उसका सस्पेंशन मेरे को पसंद आया, उसकी ब्रेकिंग मेरे को पसंद आई, लुक्स तो भाई तगड़ी है ही, फाड़ है ही एकदम, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी भी है, इंटीरियर चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक था, बढ़िया लगा। मेन यार जब आपको चलाने में ही मज़ा नहीं आ रहा हो तो भाई गाड़ी का फ़ायदा क्या, ठीक है। पहला रीज़न ये था कि उसका मैनुअल मेरे को नहीं पसंद आया, क्योंकि वो मैंने अब अपने पहले के दूसरे जो लोगों की गाड़ियों को रिव्यू करा उसमें बताया भी है कि मैनुअल उसका थोड़ा सा क्लच जो है वो स्नैपी नहीं है, क्लच थोड़ा डीप है उसका, ठीक है। और दूसरा सर उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी फुली ऑफ नहीं हो सकता, क्लच डिले वैल्व है, तो ये सब BTs थी उसकी। फिर दूसरी रीज़न ये आई कि मैंने जब घर में वो मंगा के टेस्ट ड्राइव, मैंने अपने घर पे ही मंगाया था टेस्ट ड्राइव व्हीकल, तो घर वालों वगैरह नहीं बैठी। देखो मेरी गाड़ी पर्सनल एकदम वैसे नहीं चलती, मेरी फैमिली वगैरह भी बैठती है, ठीक है। तो रियर सीट कंफर्ट मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि रियर सीट कंफर्ट मिले। होंडा सिटी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, घर वालों को पसंद आती है, तो एक वैसे ही मेरे को चाहिए था कि रियर सीट कंफर्ट भी मिले, तो उसमें उनको नहीं मिला। बहुत खड़ी सीटें हैं, देखो वर्टस के ओनर से भी आप लोग ये पूछ सकते हो कि बहुत खड़ी सीटें हैं, ठीक है। और घर वालों को लुक्स और इंटीरियर से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि कैसी दिखती है कि क्या परफॉर्मेंस है, उनको बस एक कंफर्ट चाहिए और एक अच्छी खासी वो हैंडलिंग वगैरह घर वालों को चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार उसको भी रखते हैं मन में, एक बार वरना की भी टेस्ट ड्राइव मंगा लेते हैं मैनुअल की। यार 160 bhp का ये भी है। देखो स्लाविया मैंने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि स्लाविया वर्टस दोनों सेम सेगमेंट है, तो सेम प्लेटफॉर्म पे शेयर करती है, सिर्फ आउटर लुक्स का फर्क है। एज सच गाड़ी के डायनेमिक सेम ही है, अंदर से जो सीट वगैरह एंड जो वो सब है वो सेम ही होना है उसका। तो मैंने एक बार वरना की टेस्ट ड्राइव मंगाई। तो जब मैंने वरना की टेस्ट ड्राइव मंगाई घर में, तो घर वाले बहुत इंप्रेस हुए गाड़ी के साथ कि अंदर से इंटीरियर बहुत उनको प्रीमियम लगा, साथ के साथ अपना रियर सीट कंफर्ट भी उनको अच्छा लगा। मेरे फादर ने भी चला के देखी, पावर वगैरह उनको भी अच्छी खासी लगी गाड़ी में। और मैंने तो इसका भाई प्रॉपर लॉन्च वगैरह करके देखा था। ओ हो भाई साहब क्या मज़े आए इस गाड़ी को लॉन्च करने में। मेरा तो उसी टाइम मन बन गया कि मैंने कहा भाई देखो गाड़ी यही आएगी अब, क्योंकि अंडर 20 lakhs इससे ज़्यादा रॉ और फन टू ड्राइव गाड़ी और कोई नहीं है। आई गारंटी यू, अगर मैनुअल लो तो
DCT DSG की बात करो तो गाइस आज उसका भी रीज़न मैं खोल देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं कमेंट्स में भी जो मेरे से लोग पूछते थे आज भी यही बोलता हूँ, अगर आपकी प्रेफरेंस DCT या DSG ऑटोमेटिक है बेसिकली, तो वर्टस वरना में इतना कोई घंटा डिफरेंस नहीं है। जो आपको पसंद आए ले लो, दोनों बराबर की टाइप की चलती है, कभी वरना जीत जाती है कभी वर्टस जीत जाती है ड्रैग रेस डुग रेस में, ठीक है। बट मैनुअल में आई चैलेंज यू, वरना इज़ द फास्टेस्ट। ये प्रूव भी कर चुका हूँ काफ़ी टाइम, और जो दूसरी कार के ओनर्स हैं उन लोगों ने भी बोला है कि हाँ भाई वरना का मैनुअल इज़ द फास्टेस्ट अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो। और सबसे सिर्फ फास्टेस्ट की बात नहीं है भाई, इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ मोर स्नैपी एंड इट इज़ मोर स्मूदर देन राइवल्स। मतलब सिटी से स्मूथ तो नहीं है, बट सिटी के अंदर उतनी पावर भी नहीं है ना फिर, और सिटी मेरे पे ऑलरेडी है। तो ये मेन बात आपको एक बतानी थी कि वर्टस वगैरह के क्यों मैंने प्रेफरेंस नहीं ली, वरना पे क्यों आया, या ऑक्टाविया या कोई सेकेंड हैंड गाड़ी क्यों नहीं ली, ठीक है। M340i लेके नहीं आ सकता ना गाइस, जब सीधा सीधा 80 लाख रुपए की गाड़ी, भैया जेब में पैसे नहीं है। लोन तो हो जाएगा लेकिन लोन कहाँ से भरूंगा, कोई दो नंबर के धंधे छोड़ना चल रहे हैं भाई मेरे हैं। 80 लाख की गाड़ी ले आऊँगा क्या पहले लोन पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3-4 साल में मेहनत करेंगे, आप लोगों का प्यार भी रहेगा और बिजनेस में भी अपना अच्छा खासा चलेगा, तो M340i भी ज़रूर लेके आएंगे। वरना सीधा आपको वादा है गाइस, M340i पे ज़रूर अपग्रेड होगा आने वाले सालों में, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखना। इवन दो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, न्यू गोल्फ GTI, मतलब बेसिकली वोक्सवैगन गोल्फ GTI भी इंडिया में आने वाली है, और स्कोडा ऑक्टाविया VRS भी दोबारा कमबैक करने वाली है इन 2025। तो अगर तो देखो मैंने 2023 में गाड़ी नहीं ली होती, अगर 2025 तक मैं वेट कर रहा होता तो भाई पक्का बता रहा हूँ VRS दोबारा लेके आता, ठीक है। गोल्फ GTI बहुत अच्छी गाड़ी है, बट फिर वही बात है, हैचबैक है, उसमें इतना कंफर्ट नहीं है। VRS इज़ मोर प्रैक्टिकल देन अ गोल्फ GTI। बाकी लिविंग दैट टॉपिक असाइड, आपको मैंने ये सब बता दिया कि वर्टस और वरना और अपना सिटी का डीप का आपने कंपैरिजन लोगों की बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा ही है कि बूट स्पेस किस में कितना है, ड्राइविंग डायनेमिक्स किस में कितने हैं, वो सब आपको पहले से बताया, तो मैं वो सब आपको बोल के पकाना नहीं चाहूँगा। बेसिक रियल फैक्ट्स जो एक कार एंथुजियास्ट ने फील करे, मतलब एज अ जिस तरह से मैं एग्रेसिव चलाता हूँ उस तरह से जो मैंने फील करे वो मैंने आपको बताए। अब अगर बात करें कि तुषार भाई हर गाड़ी में वो अच्छाइयाँ नहीं होती, कमियाँ भी होती है, मतलब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ आर वरना टर्बो, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की। सबसे पहले पॉजिटिव्स भाई, इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, क्लच है, सेगमेंट बेस्ट है, पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव कि इस गाड़ी का ओवरऑल कंफर्ट सेगमेंट बेस्ट है, ठीक है। इंटीरियर क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब मैं होंडा सिटी भी गाइज ओन करता हूँ, बट आफ्टर 2-3 ईयर्स होंडा सिटी के अंदर एक बीमारी किस चीज़ की है कि अलग अलग जगह से ना रैटलिंग्स आ जाती हैं उसमें, ठीक है। इसमें ऐसा अभी तक मेरे को कहीं से कोई रैटलिंग नहीं आई। हाँ, एक चीज़ मैं अभी आपको नेगेटिव में भी गिनाऊंगा इसकी, ठीक है। पॉजिटिव में पहले तो ये डिस्प्ले वगैरह का साइज देख लो, एक बार आपको रियर कैमरा दिखाता हूँ इसका ऑन करके। रियर कैमरा की फीलिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी, ठीक है, एक बार आप भी देखना, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रियर कैमरा है, 60 FPS का, साथ के साथ सेंसर्स भी अच्छे खासे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर इसके बहुत काम आते हैं। एंड एक फीचर जो आप लोगों को शायद गिमिक लगेगा, बट गाइज मैं बता रहा हूँ ठंड के टाइम बहुत काम आता है। बेसिकली आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब विंटर सीजन होता है और आप हीटर वगैरह चलाते हो तो अंदर फॉग जमने लग जाती है, ठीक है, मॉइस्चर आने लग, वो अपना जमने लग जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प बताऊँ क्या करता है भाई, वेंटिलेटेड की जगह ये हीटेड सीट्स भाई बहुत काम की है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये गिमिक नहीं है, बहुत काम आती है भाई। कैसे? क्योंकि देखो सिर्फ आपको अपनी हीटेड सीट्स ऑन करनी है, चाहे आप एयर कंडीशनिंग 23-24 पे ही रख लो, हीटेड सीट इतना गर्म कर देगी ना भाई आपको कि आपको हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फॉग भी नहीं जमेगा। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ बहुत काम की चीज है। और वेंटिलेटेड सीट्स भी इसकी बेस्ट इन सेगमेंट है। देखो होंडा सिटी में आती नहीं, वर्टस वगैरह में क्या है वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, बट उसके ना पंखे की एक तो नॉइस बहुत ज्यादा है और ऊपर से कूलिंग फीचर उतना नहीं है, और पंखे की तरह लगेगा आपको कि बस एक अंदर से एसी के हवाले के फेंक रहा है। ये प्रॉपर कूल आपको लगती है कि ठंडापन भी आपको महसूस हो रहा है, ऊपर से इसकी साउंड भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। ये कुछ तो अपने पॉजिटिव्स हो गए। अब और अच्छा पॉजिटिव क्या है, एक बार फ्रंट का लुक तो छोड़ो, रियर में देखो भाई, ये देखो क्या कातिल लगती है यार, ठीक है। और फ्रंट में भी आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, देखो हुंडई पागल नहीं है,
जो उन्होंने हेडलाइट्स इतनी नीचे दी है ना, ऐसा मत समझना कि उनका थ्रो बेकार है भाई। मैंने ये चीज़ भी टेस्ट कर ली है। अपनी होंडा सिटी में भी फुल एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, वर्टस में भी फुल एलईडी आते हैं, वरना में फुल एलईडी आते हैं। लुक पे मत जाना गाइस, जिसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली टू सेगमेंट, ठीक है। और ऊपर से एक चीज़ और, पहले तो इसमें चलो एज स्टैंडर्ड फॉग लैम्प्स नहीं आते थे, बट हमने फॉग लैम्प भी लगवा लिए। देखो जुगाड़ कहीं ना कहीं हो ही जाता है इन फ्यूचर, तो आपको बस वेट करना होता है, ठीक है। तो वो सब भी हमने कर लिया। अब तो प्रॉपर ही हेडलाइट अपनी बन गई है, फॉग प्रोटेक्टर भी लग गया इसमें 2 इंचेस के, हेडलाइट का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बढ़िया सेटअप हो ही गया है इसमें। और इसमें ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है हाईवे के अपना सिटी के हिसाब से। बाकी ज़्यादा किसी को चुलो तो भाई ग्रिल में भी अच्छी खासी स्पेस है, अपने ऑक्सिलरी लैम्प वगैरह लगा सकते हो आप। और पॉजिटिव्स की हम क्या बात करें इस गाड़ी में, ठीक है। इंटीरियर हमने बता दिया, इंजन हमने बता दिया, अब आते हैं नेगेटिव्स पे। हाँ, एक पॉजिटिव चलो और ले लो, ट्यूनिंग पोटेंशियल, ठीक है। ट्यूनिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो गाइस इस गाड़ी का अब तो इतना टाइम हो गया है, तो ये सब तो आपने मेरी जो ट्यून की वीडियो मैंने बताई भी थी एक अपने सुशांत भाई के साथ, उसमें बताया भी था कि वरना टर्बो का ट्यूनिंग पोटेंशियल सेगमेंट का सबसे बेस्ट है। मतलब अब ये चीज़ देखो कि वर्टस या स्लाविया 1.5 को अगर आप स्टेज 1 करते हो तो उनका मैक्स VHP होता है 170 to 180 के अंदर, ठीक है। डिपेंड्स ऑन ट्यूनर, आप कौन से ट्यून पे प्रेफर कर रहे हो। वरना टर्बो 1.5 का बेसिक स्टेज 1 फिगर इज 190 bhp सीधा। मतलब बेसिक बता रहा हूँ, बेकार से बेकार ट्यूनर पे आप चले जाओ, मिनिमम आपको 190 bhp रिलायबल करके दे देगा भाई गाड़ी स्टेज 1 पे, ठीक है। और मैक्स जितना वो स्टेज 2 पे जाती है ना, उतना ये स्टेज 1 पे चली जाती है। एग्जाम्पल समझ जाओ, वर्टस GT अभी तक 200 bhp कोई प्रूव नहीं कर पाया है भाई, ठीक है। व्हील की बात कर रहा हूँ, व्हील पावर। क्रैंक को आप एक बार को भूल जाओ, वो क्योंकि बहुत लोचे है, मैं सबको एक्सपोज करने पे आ जाऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। व्हील पावर में 175 to 178 के अंदर है स्टेज 2 वर्टस GT या स्लाविया 1.5, ठीक है। वरना टर्बो एक स्टेज 1 के अंदर ही, डॉक्टर नेरेना अगर आपने ड्राइवर्स अप की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखना, 198 bhp भाई वो स्टेज 1 पे निकाल रही है, ठीक है। उसमें इंटरकूलर भी अपग्रेड है, चलो उसकी चीज़ भी रख लें। अगर इंटरकूलर हटा भी दो, क्योंकि इंटरकूलर 10 bhp अगेन आता है ना, तो 188 bhp ऑन, मतलब 188 to 190 bhp ऑन अ स्टेज 1 व्हील में। भाई व्हील पे पावर है वो उसकी, क्रैंक की नहीं है। क्रैंक पे अगर कन्वर्ट करोगे तो सीधा 205 से 206 के बीच में आएगी वो। अब ट्यूनिंग पोटेंशियल हो गया। मेरी गाड़ी के अंदर ट्यून कब डलेगा गाइस, बहुत जल्द डलने वाला है, क्योंकि मेरी गाड़ी का इंजन वगैरह से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड थी वो सब क्लियर हो चुकी है। गाड़ी एकदम स्टॉक में फैंटास्टिक भग रही है। इवन मैं अपनी स्टॉक गाड़ी का डायनो तक करा चुका हूँ। फिगर अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए डायनो की वीडियो सेपरेट आएगी, ठीक है, वेट करना। फिगर नहीं बताऊंगा, वो स्टॉक वर्सेस स्टेज 1 के ऊपर बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए चलो थोड़ा बहुत राज खोल देता हूँ, जितना वर्टस स्टेज 1 बनाती है उतनी मेरी गाड़ी ने स्टॉक में बना दिया। अब एग्जाम्पल ले लो कि मेरी गाड़ी का इंजन क्या है मैनुअल में, ठीक है। तो लीविंग दैट टॉपिक असाइड, अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव भाई, इसकी चैसी सॉफ्ट है, इसका सस्पेंशन सॉफ्टेस्ट इन द सेगमेंट है। कैसे ये बोल रहा हूँ मैं भाई, मेरे पास खुद होंडा सिटी है, अब तो कॉइल ओवर्स पे है, बट मैंने चलाई है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, वरना का जो सस्पेंशन है होंडा सिटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको बिल्कुल भी बम्स फील नहीं होते। देखो कंफर्ट, हुंडे ने बेसिकली क्या करा है, हुंडे ने इंजन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दे दी, बट कार उन्होंने एंथुजियास्टिक वे में नहीं बनाई है। सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, ये वरना एनलाइन नहीं है, ये वरना है बेसिकली, ठीक है। इंजन अच्छा दे दिया, टर्बो वेरिएंट दे दिया, बट एनलाइन वेरिएंट नहीं दिया। एनलाइन वेरिएंट इज मेंट फॉर कार एंथुजियास्ट, ये नॉर्मल वेरिएंट के आपसे बनाई, ठीक है। अभी तक इसका इनलाइन नहीं आया और ना ही हुंडई निकालना चाहती है। उन्होंने क्रेटा का इनलाइन तो दे दिया, वो एक एंथुजियास्टिक लेवल पे बनाई है उन्होंने। इनलाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना कि नॉर्मल वेरिएंट से आपका 30% स्टीफर सस्पेंशन होता है। जैसे मेरे पास i20 इनलाइन है तो उनमें मैं फील कर पाता हूँ भाई कितना अच्छा सेटअप है सस्पेंशन का। अगर वरना के अंदर भी इनलाइन आ जाए एज स्टॉक, मतलब तो भाई वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी। मेन चक्कर क्या है ना, जैसे अगर मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊँ सेगमेंट्स के, जो वर्टस है गाइज, वर्टस इतनी अच्छी गाड़ी है ना सस्पेंशन वाइज, मतलब इतनी बैलेंस्ड है। आपको मैं बेसिकली डायनेमिक समझाता हूँ उसके। वॉक्सवैगन ने उसकी गाड़ी की हाइट रेस कर दी, जीसी रेस कर दिया ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm, ठीक है। बट साथ ही साथ उन्होंने अपना बॉडी रोल को टैकल करने के लिए सस्पेंशन को स्टिफ कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छा बैलेंस सेटअप चलता है उस गाड़ी का। मैंने खुद गाइस वर्टस GT DHD 2002 गैराज हमारे क्षितिज भाई की हाइपर ड्राइव में चलाई है गाइस 203 पे,
ठीक है, और कॉर्नरिंग मारी 203 पे। मैंने अपनी वरना की भी 218 पे कॉर्नरिंग मारी और वर्टस को भी 203 पे कॉर्नरिंग मारा। तो मैं जेन्युइनली बता पा रहा हूँ गाइज, वरना उतनी ज़्यादा स्टेबल फील नहीं होती। मैं बताता हूँ कैसे, कि वरना का सस्पेंशन जो देखो चलने में अगर ये रोड पकड़ के चलती है, बट सिंपली कॉर्नर के टाइम पे क्या होता है कि गाड़ी को आप हल्का सा भी अगर तेज शार्प कटिंग मारो ना तो गाड़ी पूरी झूलती है, बॉडी रोल आता है। वहीं अगर मैं वर्टस की बात करूं, वर्टस एकदम प्लांटेड होकर चलती है, उसके टायर ग्रिप पकड़ के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा खेल सस्पेंशन का है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसकी काफ़ी अच्छी R&D करी है वॉक्सवैगन वालों ने। बट अब एक और कड़वा सच जो मैं बताना चाहूँगा, रियल जो मैंने खुद फील करा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, होंडा सिटी, वोक्सवैगन वर्टस, स्लाविया तो देखो मैंने पर्सनली ऐसे चलाई नहीं है, बट स्टिल प्लेटफॉर्म सेम शेयर करती है, इसलिए शायद उसका सेम ही होगा। बाकी स्लाविया ओनर्स के अपने वो होंगे ओपिनियन, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जनरली कि वर्टस एंड होंडा सिटी में मैंने एक चीज़ क्या फील करी कि गाइस उनके स्टीयरिंग्स में ना डेड जोन है हल्का हल्का, वो हर स्टीयरिंग में होता है ऑलमोस्ट, बट उनके स्टीयरिंग में ना एज सच कोई वेट नहीं आता जैसे मोड्स के हिसाब से। Hyundai वर्ना के अंदर गाइस इतना अच्छा फीचर मेरे को लगा जो पहले मैंने अतिशय भाई की किया सेल्टॉस में देखा था, कि जैसे अभी गाड़ी आपकी इको मोड या नॉर्मल मोड पे है, ठीक है, ये रहा इको मोड या नॉर्मल मोड। जैसे ही आप गाड़ी को स्पोर्ट मोड पे डालते हो ना, तो होता क्या है कि इसके स्टीयरिंग में वेट आ जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है। तो ये चीज़ शायद आपको किसी ने इतनी ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करी होगी, ये चीज़ गाइस मैंने फील करी है। आप लोग भी अगर वरना कभी चला के देखो टर्बो वाली, तो ये चीज़ फील करना, जैसे ही आप स्पोर्ट मोड डालोगे, नो मैटर द स्पीड, आपका स्टीयरिंग हैवी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको डायनेमिक लगेगा और रोड से कनेक्टेड फील होगा आपको, ठीक है। तो सिर्फ स्टीयरिंग टाइट होता है कि सस्पेंशन ओवरऑल टाइट होता है, आई डोंट नो, बट स्टीयरिंग में काफ़ी ज़्यादा वेट फील होता है और काफ़ी ज़्यादा उससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। बट यही चीज़ अगर मैं वर्टस वगैरह के अंदर बात करूँ तो गाइज नहीं फील होती। आपका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बट स्टीयरिंग के अंदर अब जैसे कि आपको मैं बेसिकली बताना चाहूँगा, कॉइल ओवर्स हर गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, वर्टस के लिए भी, वरना के लिए भी एंड सिटी के लिए भी। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर कोई बंदा जब कॉइल ओवर डाले, स्टॉक की बात नहीं कर रहा, स्टॉक में वर्टस इज़ द बेस्ट, बट आफ्टर अपग्रेडेशन ऑफ कॉइल ओवर्स, अगर आप एक होंडा सिटी कॉइल ओवर के साथ वाली वर्टस विद कॉइल्स या वरना टर्बो विद कॉइल्स अगर कंपेयर करो, तो वरना टर्बो आई थिंक विल बी द बेस्ट बिकॉज ऑफ स्टीयरिंग, क्योंकि ये गाड़ी अच्छी तरह अडेप्ट करेगी। बाकी वो चीज़ तो देखो गाइस, जब मेरी वरना में कॉइल ओवर्स लग जाएंगे और किसी वर्टस में कॉइल ओवर लगे होंगे, वो चीज़ मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने एक आपसे वो बात शेयर करी। नेगेटिव्स में जैसे कि मैं बात कर रहा था, सबसे मेरे को दूसरा इसका मेजर नेगेटिव लगता है इसके फ्रंट ब्रेक्स, ठीक है। फ्रंट ब्रेक्स गाइस वरना टर्बो के मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सेगमेंट के वर्स्ट हैं। इस चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा, सेगमेंट के वर्स्ट ब्रेक्स हैं Hyundai वरना टर्बो के, ठीक है, चाहे NA हो चाहे टर्बो हो, मतलब वरना के ब्रेक्स अच्छे नहीं है नई वाली के। पहला रीज़न उसका क्या है कि एक तो जो मेरे को सबसे बेकार बात लगती है Hyundai की, कि Hyundai ने सिर्फ टर्बो वेरिएंट्स के अंदर सिर्फ SX ऑप्शनल के DCT के अंदर 4 डिस्क दी हैं। बाकी आप टर्बो का और कोई भी वेरिएंट लो ना, चाहे SX ऑप्शनल मैनुअल या अपना SX का मैनुअल DCT, किसी में आपको रियर ब्रेक्स नहीं मिलते, डिस्क में ड्रम मिलते हैं, सिर्फ SX ऑप्शनल के DCT में मिलते हैं आपको चारों डिस्क। तो वो चीज़ें गलत है यार, आपको एटलीस्ट टर्बो वेरिएंट्स के अंदर 4 ब्रेक्स एज स्टैंडर्ड देने चाहिए थे, ठीक है। NA के अंदर आप 2 डिस्क देते, टर्बो के अंदर आपको 4 देनी चाहिए थी। वो चीज़ मेरे को एक Hyundai की बेकार लगी। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि फ्रंट ब्रेक में हम कुछ अपग्रेडेशन कर सकते हैं कि तुषार भाई, तो एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, डिस्क तो एज सच अभी तक कोई नहीं आई है, बट येस पैड्स आर नाउ अवेलेबल फॉर वरना। इवन अब तक वर्टस के लिए कोई पैड नहीं आया है, ठीक है, बट उसके ऑलरेडी ब्रेक इतने अच्छे हैं। उसकी भी डीप आपको बताता हूँ, जो होंडा सिटी है उसके अंदर जो फ्रंट ब्रेक की डिस्क है गाइस, उसका साइज आता है 260 mm। जो वरना टर्बो है उसके अंदर फ्रंट ब्रेक का साइज आता है आपका 280 mm। और जो आपकी वोक्सवैगन वर्टस वगैरह है उसकी ब्रेक का साइज है 310 mm, ठीक है। तो भाई आप खुद ही हिसाब लगा लो, 310 mm की ब्रेक आती है वर्टस के अंदर या स्लाविया के 1.5 के अंदर, तो समझ जाओ भाई ब्रेकिंग तो अच्छी होनी ही है, मतलब काफ़ी अच्छी ब्रेक्स है भाई उसकी। मैं जेन्युइनली फील करा है मैंने, 200 पे भी खड़ी ब्रेकें मारी हैं और बहुत स्टेबल होती है। ये गाड़ी झूल जाएगी भाई 200 पे अगर खड़ी ब्रेक मार दी तो। ब्रेक में वो तो सस्पेंशन सॉफ्ट है इसका और ऊपर से ब्रेक में दम ही नहीं है। बट मैंने अपनी गाड़ी के अंदर जो अपग्रेड कर रखा है, अभी हमने अपनी गाड़ी के अंदर DBA के स्ट्रीट सीरीज़ के पैड्स डाल दिए थे। DBA मतलब डिस्क ब्रेक ऑस्ट्रेलिया, उनके जो सबसे लो एंड सीरीज़ होती है स्ट्रीट सीरीज़, वो मैंने अपनी गाड़ी में डाली है। ब्लू कलर का वो होता है उसका पैड, वो मैं आपको अभी फोटो भी दिखा दूंगा उसकी वीडियो में ऊपर डाल के वो।
और मेरे टाइम पे वो अवेलेबल था। अब तो इवन ब्रेम्बो की एक्स्ट्रा सीरीज़ भी आ चुकी है इसके लिए। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो DBA है उसकी स्ट्रीट सीरीज़ इज़ अराउंड 5 to 10% गेन, मतलब 5 to 10% का इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू स्टॉक OEM पैड्स। और जो ब्रेम्बो के एक्स्ट्रा पैड्स है उसमें 15 to 20% का आपको एक्स्ट्रा गेन इंप्रूवमेंट मिलेगा। और ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप अपनी गाड़ी की ब्रेक लाइंस को अपग्रेड कर दो। जैसे कि आपने हेल्थ परफॉर्मेंस का नाम सुना होगा, जो N1 रेसिंग वाले मुंबई से अपने बना के करते हैं मैन्युफैक्चरिंग उस चीज़ की। तो अगर आप अपनी गाड़ी की ब्रेक लाइंस भी अपग्रेड कर दोगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको फील होने लग जाएगी ब्रेकिंग में। बट रियर, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस फन कि हमारे जो सुशांत भाई हैं, उन्होंने अपनी रियर जो ड्रम्स हैं, ठीक है, उनकी भी ऐसा ऑप्शनल मैनुअल ही है, उन्होंने उसको रियर डिस्क में कन्वर्जन कर दिया है भाई। प्रॉपर फंक्शनिंग है और मैंने चला के भी देखिए गाइस, जेन्युइनली फ़र्क है। कैसे करा उसका लिंक मैं आपको सुशांत भाई की वीडियो का डाल दूंगा, वो लोग आप देख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर डीप में। बट बेसिक बता देता हूँ। जो अपनी i20 N-line है ना बेसिकली, या इससे पहले वाली शेप की जो वरना आती थी 1.5 CRD या 1 लीटर वाली, तो उनमें 4 डिस्क होते थे। तो बेसिकली उनकी जो रियर डिस्क है और जो वरना टर्बो DCT आती है SX ऑप्शनल वाली, उनके डिस्क का साइज सेम है और कैलिपर का साइज सेम है। सिर्फ आपका क्या चक्कर है, जो वरना DCT वाली आती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ आती है और हमारी सबकी मैनुअल हैंड ब्रेक होती है। बट N-line के अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक ही आता है और 4 डिस्क होती है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि डिस्क और पैड तो सस्ते ही हैं रियर के, मेन कैलिपर इज द इशू। तो जो वरना टर्बो DCT वाली का कैलिपर है ना, वो सिर्फ 2600 रुपये का है एक पीस, ठीक है। लेकिन जो मैनुअल वाली का, अगर आपको N-line का मैनुअल का कैलिपर लेना है ना, ऑल्दो दे आर द सेम साइज, बट वो सीधा 26,000 रुपये का है भाई, ठीक है। तो समझ लो 50,000 रुपये के तो 2 कैलिपर ही हो जाएंगे आपके 50-55 हज़ार रुपये के बीच में। फिर डिस्क अलग, ब्रेक लाइंस आपको अपग्रेड करने की पड़ेगी वो अलग। तो भाई ऐसे करते करते 60 से 70 हज़ार रुपये का कहीं नहीं गया आपका खर्चा। तो उस हिसाब से रियर डिस्क कन्वर्जन वर्थ इट नहीं लगता। बट सुशांत भाई ने बहुत चीपली वो, मतलब अंडर 35 के कर दिया था अपग्रेडेशन। वो उन्होंने कैसे करा, उन्होंने बाकी सारा सामान अपना इंडिया से ही खरीदा, हुंडई से ही डायरेक्टली, ठीक है। बस उन्होंने जो कैलिपर्स थे वो जर्मनी से इंपोर्ट करवा लिए। तो जहां वो 50-55 हज़ार के 2 कैलिपर पड़ते, वो उनको सीधा 8 से 10 हज़ार के अंदर मिल गए इंपोर्ट करके, ठीक है। तो वहाँ उनके सीधा बहुत ज़्यादा पैसे सेव हो गए, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स उन्होंने पैसा सेव कर लिया वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने भी सुशांत भाई को बोल दिया है, अगर भाई दोबारा कोई ऑर्डर लग पाए, अवेलेबिलिटी हो जाए, तो प्लीज़ मेरे लिए भी मंगा देना, मैं भी रियर डिस्क कन्वर्जन कर दूंगा, ठीक है। हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली, नेगेटिव्स की बात कर ली, ठीक है। नेगेटिव में और मैंने जैसे कि सस्पेंशन का नेगेटिव गिना दिया आपको, ब्रेक्स का गिना दिया, रियर डिस्क भी नहीं आती वो गिना दिया। और नेगेटिव में क्या बोलूँ, मतलब कंपनी को फॉग लैम्प देना चाहिए था, वो तो चलो मैंने आपको बता दिया। चलो नेगेटिव में काउंट कर सकते हो, स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा गिमिकी है, वो भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। और तो गाइस ऐसा मेरे को इसमें कोई नेगेटिव फील होता नहीं है कार के अंदर, ठीक है। अब और चीज़ अभी तक मेरे से अगर आप पूछोगे लेमन, मतलब एंड में, कि तुषार भाई इतना सब कुछ आपने जो आज बताया, इसके बाद भी क्या आप वरना टर्बो को वर्थ इट मानते हो? तो गाइस 100% वर्थ इट है, ठीक है। 100% मेरा बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ है ये, ठीक है, अभी तक के लिए। आज भी कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। आज भी मैं इस गाड़ी से बहुत बहुत खुश हूँ, ठीक है। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने वरना टर्बो ली और मेरे साथ ये सब हुआ। अब तो मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और बने रहो बस आप यूट्यूब पे, कमबैक हो चुका है वरना का, जल्दी जल्दी इसको स्टेज 1 करने वाले हैं। फिर उसके बाद कॉइल ओवर्स भी आएंगे इस गाड़ी के। इसके फ्रंट के अंदर ब्रेकिंग भी कुछ ऐसी आएगी कि जो आपने देखी नहीं होगी। हिंट दे रहा हूँ, BBK करने वाला हूँ अपनी गाड़ी में। BBK का मतलब BB दूसरे वाला मत समझ लेना, ठीक है, बहुत चालू हो तो मेरे को पता है। BBK का मतलब बिग ब्रेक किट, पूरा मैंने दे दिया है, मेरे को पता है तुम लोग चालू हो। तो बिग ब्रेक किट का कन्वर्जन होने वाला है। मतलब बिग ब्रेक किट का मतलब सीधा सिंपल सी कि 280 mm के डिस्क है, तो उसकी जगह सीधा 350 mm का ब्रेक डालेंगे हम, डिस्क डालेंगे इसमें सीधा। कैलिपर वगैरह सब कुछ चेंज होगा, मतलब उसमें फ्रंट का, रियर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। बाकी कॉस्मेटिक में भी इस गाड़ी को अभी हम कुछ ऐसा तड़कता हुआ तहलका ऑमलेट तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों ने देखा नहीं होगा। फर्स्ट इन इंडिया टाइप का हम कुछ करने वाले हैं इस गाड़ी के साथ, ठीक है। उस चीज़ के लिए बने रहना, बहुत जल्दी रिवील करूँगा। मतलब जो हिंट देना चाहूँगा थोड़ा सा, जो ये फ्रंट लुक वगैरह आपको पसंद नहीं आती ना, उसी के लिए कुछ मैंने जुगाड़ सोचा है अपने मन में। उसके बाद देखते हैं आप लोगों का क्या ओपिनियन रहेगा, उसको देख के
मेरे हिसाब से तो गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत बेटर हो जाएगी, साइड से एंड पीछे से भी काम होगा, मतलब ओवरऑल पूरी गाड़ी में कॉस्मेटिक का काम होगा, बट मेन तो आपका फ्रंट का दिखाना है मेरे को। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैं और कुछ नहीं बना सकता था गाइस, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने आप सबको बताया। बेफालतू के 10 रीज़न और कर करके मैं वीडियो को बहुत लंबा खींच सकता हूँ तो गाइस, बट फ़ायदा नहीं है। कम से कम 35-40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। वरना फिर ये अलग अलग पार्ट में भी बना सकता था कि नेगेटिव्स की और पॉजिटिव्स की अलग वीडियो बना दूँ, ओनरशिप की अलग वीडियो बना दूं, तो वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने एक ही लंबी चौड़ी वीडियो आपके लिए बना दी। अब जो लोग इसको पूरा देखेंगे गाइस, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। अगर आप लोग ट्रू कार एंथुसियास्ट और ट्रू तुषार भाई के फ़ैन हो और अपने सब्सक्राइबर मतलब फैमिली हो, तो मेरे को तो पता है आप लोग पूरी देखने वाले हो वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।